गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के 3rd चैप्टर भूगोल की अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो अपवाह है वो क्या है। देखिए, अपवाह है किसी भी नदी जो तंत्र होता है या नदी होती है उसमें प्रवाह जो जल होता है यानी जल का जो बहाव होता है या प्रवाह है या बहाव, इसको क्या बोलते हैं? अपवाह कह लेते हैं। अब अपवाह जो होता है वो किसी भी नदी तंत्र की व्याख्या करता है। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी शाखाएं जो होती है नदियों की, वो आकर जब मुख्य नदी में मिल जाती है तो एक विस्तृत नदी का निर्माण करती है और वो अपवाह द्रोणी बन जाती है। अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी क्या होता है? जब छोटी नदियां या इसको सहायक नदी भी कहा जाता है। सहायक नदी जब किसी मुख्य नदी में आकर मिलती है, मुख्य नदी में आकर मिलती है तो क्या है, एक बड़ी नदी तंत्र का निर्माण करती है जिसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। इसका जो निकास होता है, अपवाह द्रोणी का जो निकास होता है वो मुख्य जो क्षेत्र होता है उससे बाहर या तो समुद्र के अंदर हो जाता है या फिर महासागर या झीलों के अंदर जो है इस नदी तंत्र का जो है वो अपवाह होता है। इसके बाद में कोई भी जो ऊंचा क्षेत्र होता है, पर्वत या उच्च भूमि, जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को जोड़ती है, यानी जो जल विभाजक होता है, जल विभाजक क्या है कि कोई भी पर्वत या उच्च भाग जो दो मुख्य नदियों को जोड़ता है, तो जो ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है, जैसे यदि किसी इस भाग में ये जो मध्य का भाग है, यानी ये जो मध्य का भाग है जो ऊपर उठा हुआ है और आगे जाकर इन दोनों नदियों को जोड़ता है, तो ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? जल विभाजक। विभाजक का मतलब क्या है? किसी भी नदी तंत्र के जल को दो भागों में बांट देना। क्या कहलाएगा? जल विभाजक कहलाता है। अब हम देखिए जो प्रवाह है या नदी तंत्र, इसके बाद जो विश्व की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो कौन सी है? मिस्र की नील नदी। मिस्र की नील नदी को विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अब विश्व की जो अपवाह द्रोणी है के साथ साथ भारत की भी क्या है? भारत की अब सबसे बड़ी जो है अपवाह द्रोणी, सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है वो है गंगा नदी। तो देखिए,
विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो है मिस्र की जो नील नदी है, और भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो कौन सी है? गंगा नदी है। इसके बाद जो अपवाह द्रोणियां हैं उसका मुख्य जो विभाजन है वो किस प्रकार होता है? भारत में जो अपवाह तंत्र है, भारत में अपवाह तंत्र का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है? देखिए, भारत अपवाह तंत्र का जो नियंत्रण मुख्यतः क्या है? भौगोलिक परिस्थितियों या भौगोलिक जो है आकृतियों के कारण होता है। इस आधार पर भारतीय जो नदियां हैं, भारतीय नदियों को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इन दो भारत अपवाह तंत्रों में बांटा गया है भारत की नदियों को। जो भारत के जो दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले के कारण क्या है? हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां क्या है? एक दूसरे से अलग अलग हैं। इनकी नदियों को जानने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि जो हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं, हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं वो क्या है? 12मासी नदियां हैं। 12मासी नदियां हैं। 12मासी यानी साल भर बहने वाली, साल भर बहने वाली, ये इसकी जो है सबसे बड़ी विशेषता है। ये इन नदियों का जो जल है वो वर्ष भर बहता रहता है, क्योंकि इन नदियों में जो जल की जो प्राप्ति है वो क्या है? पहाड़ों से और वर्षा से प्राप्त होती है, और या फिर जो वर्षा के अतिरिक्त पर्वतों से पिघलने वाले हिम यानी बर्फ से भी इसको जो है जल प्राप्त होता है। इसलिए हिमालय की दो मुख्य नदियां कौन सी है? सिंधु और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये जो तीन मुख्य नदियां हैं। वैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र, लेकिन गंगा भी जो है हिमालय की एक प्रमुख नदी के रूप में जाना जाता है। हिमालय की जो जब नदियां पर्वतों से होकर गुजरती है तो ये अपने जल के बहाव के कारण क्या है? ये बड़े बड़े गार्जों का निर्माण करती है। गार्ज क्या होती है? गहरी खाइयां, गहरी खाइयां। यानी जब नदियों का जो जल है वो पहाड़ी क्षेत्रों से बहता है तो ये अत्यधिक मात्रा में पर्वतीय क्षेत्रों को काट देती है और गहरी खाइयों का निर्माण जो है वो करती है, जिसकी आकृति जो है वो लगभग किसके आकार की होती है? वी आकार की होती है। इनको क्या बोलते हैं? गार्ज बोला जाता है। अब हिमालय की जो नदियां हैं वो उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक जो है वो एक लंबे रास्ते को तय करती है और अपने मार्ग में ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन करती है, यानी जो बड़ा अपरदन करती है, और भारी मात्रा में जो है सिल्ट और बालू का संवहन करना। संवहन का मतलब क्या होता है? बहना, यानी अपने साथ वो बहाकर ले आती है, बहाकर लाना, अपने साथ वो बहाकर लाती है। और मध्य और निचले भागों में ये नदियां क्या है? विसर्प का निर्माण करती है। विसर्प, गोखोर झील, और जो है बाढ़ वाले मैदान,
इनका जो है वो निर्माण करती है। और अधिकतर जो अपने साथ लाकर बहाई गई सिल्ट और बालू को वो क्या है मैदानी भागों के अंदर प्रवेश या निक्षेपण कर देती है, निक्षेपण कर देती है, जिससे क्या है जो अधिकतर या तो डेल्टाई क्षेत्रों का जो है निर्माण होता है या फिर जो है उत्तरी मैदानों का भी निर्माण होता है। इसके साथ जो अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसमें ये नदियां क्या होती हैं, ये नदियां मौसमी नदियां होती है। मौसमी नदियां यानी इसका जो प्रवाहक क्षेत्र है वो किस पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है। यानी जिस समय मौसमी वर्षा होगी उस समय इन नदियों का जो जल है वो अधिक होगा, और शुष्क मौसम में ये नदियां लगभग क्या है छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है, छोटी धाराओं में बंट जाती है, और या फिर इनमें बहुत ही कम मात्रा में पानी रह जाता है। हिमालय की जो नदियों की तुलना में जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, और हिमालय की नदियां क्या होती है, बड़ी होती है, और इनकी लंबाई और चौड़ाई वो क्या है काफ़ी कम होती है। फिर भी इसमें कुछ जो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली और पश्चिम की तरफ बहने वाली दो नदियां जो होती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। ये दो मुख्य नदी है प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिम की तरफ बहती है। अब हम बात करते हैं जो अपवाह क्षेत्र होता है, अपवाह तंत्र होता है। इन अपवाह तंत्र में विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं द्रुमोनाकृति कृति। द्रुमानुकृति क्या होता है, जब ऊंचे क्षेत्रों से छोटी या सहायक नदी मुख्य नदी में आकर मिलती है, मुख्य नदी में आकर मिलती है, तो इसे क्या कहा जाता है, द्रुमानुकृति कहा जाता है। और द्रुमानुकृति आकार का तंत्र का निर्माण जो है वो करती है। इसकी जो आकृति होती है वो लगभग कैसी होती है, कोई भी पहाड़ी क्षेत्र जिससे जो मुख्य सहायक जो नदियां होती है वो इस मुख्य नदी में आकर मिलती है और एक वृक्ष की शाखाओं का आकार लेती है, वृक्ष रूप में दिखाई देती है। तो ये जो नदियां होती है वो क्या कहलाती है, द्रुमानुकृति आकार की जो है नदी तंत्र कहलाता है, जो एक वृक्ष रूपी दिखाई देता है। इसके बाद में जालीनुमा आकार की जो प्रतिरूप बनता है, जालीनुमा प्रतिरूप जो बनता है, इसमें क्या होता है, जालीनुमा प्रतिरूप जो होता है अधिकतर जो कठोर और नरम पर्वतीय जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र से इसका जो है वो उद्गम होता है। और ये जो मुख्य जो नदियां सहायक जो नदियां इसकी जो सहायक नदियां होती है वो किसी भी क्षेत्र की यानी मुख्य नदी होती है उसको क्या है समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है, और इस प्रकार की जो नदी तंत्र का रूप लेती है। इसको समकोण नदी तंत्र भी कहा जाता है, या फिर इसको जो अवरोधक सेल कण भी कहा जाता है। इसके साथ साथ तीसरा जो है वो है आयताकार अपवाह, आयताकार अपवाह।
आयताकार अपवाह है। अधिकतर इस प्रकार के नदी तंत्र का जो निर्माण है वो क्या है, कम कठोर अधिक जो कठोर नदी तंत्र होता है, अधिक कठोर क्षेत्र जो होता है उसमें इसका जो है वो निर्माण होता है। इसमें जो सहायक नदियां होती है वो इसको आयताकार रूप के अंदर परिवर्तित कर देती है, यानी कोई भी जो नदी है वो इसको आयताकार भाग में बहती हुई प्रतीत होती है। और सबसे अंतिम जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अरीय क्षेत्र, अरीय नदी तंत्र, या इसको अरीय प्रतिरूप भी बोला जाता है। अरीय प्रतिरूप, इसमें क्या होता है, जो नदी इसका जो उद्गम होता है वो क्या है, किसी मध्य भाग से ऊपर उठे हुए क्षेत्र से होता है। कोई ऊंचा पर्वत जो मध्य भाग से ऊपर उठा हुआ हो और इस प्रकार जो आकार का नदी तंत्र बनाता है, विभिन्न शाखाओं में इसका जो है वो निर्माण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। तो इस प्रकार अपवाह नदी तंत्र जो होता है वो 4 प्रकार के अपवाह प्रतिरूपों का निर्माण करता है। ध्रुवानुकृति अपवाह तंत्र, जालीनुमा, आयताकार और अरीय अपवाह तंत्र। इसके साथ साथ जब नदियां जो पहाड़ी क्षेत्रों से बहती है या उद्गम स्थान से बहती है तो विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हैं उसमें आती है। जैसे अब इसमें देखिए, जो सबसे पहले जिस क्षेत्र से नदी का जो उद्गम होता है उसे क्या बोलते हैं, नदी का स्रोत बोलते हैं, यानी उद्गम स्रोत कहा जाता है। उद्गम स्थान जहाँ से नदियों का निर्माण होता है। उसके बाद में जब ये नदियाँ ऊपरी भाग से बहती है, ऊपरी भाग, इसके बाद में जब नदियाँ ऊपरी भाग से बहते हुए मध्य भाग में प्रवेश करती है तो ये इनका क्या आ जाएगा, मध्य भाग। मध्य भाग से जब नदियाँ आगे बहती है तो ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है, या फिर ये किसका रूप लेती है, विसर्प का जो है वो रूप ले लेती है। यानी विसर्प का मतलब क्या है, सांप की तरह जो नदियों का जो है वो बहाव हो जाता है। और कई बार क्या है, विसर्प की तरह बहते हुए कुछ क्षेत्रों में जो गोखुर झील की तरह यानी यू आकार की आकृति बनती है और गोखुर झील का निर्माण भी हो जाता है। गोखुर झील का ये निर्माण करती है। और सबसे आखिर के अंदर क्या है, ये निचले भाग में जब बहती है, निचला भाग, और उसके बाद में या तो ये किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। अंतिम क्षेत्र में ये किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार ये जो है क्या है, वो नदी तंत्र की विभिन्न अवस्थाएं, तो ये विभिन्न प्रकार की जो है नदी तंत्र की विभिन्न अवस्थाएं होती है। इसके बाद में हम हिमालय की जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं हिमालय की, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।